दोस्तों, 139 करोड़ हिंदुस्तानियों का यह देश इस वक्त एक खलनायक, एक बैड एक्टर कोरोना से नहीं लड़ रहा, दरअसल दो दुर्दांत खलनायकों से लड़ रहा है। और दूसरे के बारे में डिटेल में समझना जरूरी है कि यह दूसरा खलनायक कौन है। इसका नाम है इंडियन स्टेट। सरकार के सारे अंग यानी संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, दूसरे पब्लिक संस्थान, इन सब ने मिलकर इस वक्त जो रिस्पांस दिखाना चाहिए था इस दुष्काल में वो नहीं दिखाया। और इस बात को समझना जरूरी है कि इंडियन स्टेट का ये जो दूसरा बैड एक्टर है ये किस तरीके से उतना ही खतरनाक विषाणु हमारे पब्लिक लाइफ में लेकर के बैठा हुआ है, जिसका इलाज हमको समझ में नहीं आ रहा। जब दूसरी लहर में जिस तरीके से सैकड़ों लोग मर रहे हैं बिना इलाज के, बिना अस्पताल के, बिना बिस्तर के। 139 करोड़ की आबादी में 20 लाख लोगों के एक्टिव केसेस को संभालने के लिए हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, ध्वस्त हो चुका है। ब्रेकिंग व्यूज में आज मैं इंडियन स्टेट कैपेसिटी की चर्चा किसी राजनीतिक दल को, नेता को, नेताओं को ब्लेम गेम करने के लिए नहीं कर रहा हूं। इस वक्त ब्लेम गेम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोगों की जिंदगियों को बचाने का ही एक काम जो सब लोग मिलकर के कर सकते हैं। उसके अलावा आपके बचाव में इस वक्त कोई नहीं है। कैसी चरमराई हुई राजव्यवस्था है, इस पर अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक के, कब्रिस्तान तक के विजुअल्स आप देख चुके हैं। उन माओं को देख चुके हैं जिनके ऑटो रिक्शा में बेटों की लाशें पड़ी हुई हैं, उसका भी हम डिटेल नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि अगर लॉकडाउन चेन को ब्रेक करने के लिए एक जरूरी राजव्यवस्था का अंग है, तो ऐसे में आकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन हो या ना हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इसको रोक दीजिए, नहीं हो सकता, अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। क्या इस इमरजेंसी में ऐसे फैसले, ऐसी प्रक्रियाएं आपको और देर और खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचा रही हैं? क्या जिस पीपीई किट या N95 मास्क बनाने वाले के खिलाफ दाम ज्यादा लेने के इल्जाम में एक एफआईआर कांगड़ा में, हिमाचल में जो लास्ट ईयर दर्ज की गई और उसके पीछे हमारी राजव्यवस्था की ताकत लग रही है और तारीख पर तारीख पड़ रही है, अदालतें भी अपना वक्त ले रही हैं, तो क्या ये कैपेसिटी कहीं और इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपीई किट को लेकर के नगाड़ा बजाया गया, N95 मास्क को लेकर के नगाड़ा बजाया गया, लेकिन उसके बाद जब दूसरी लहर आई है तो हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। क्योंकि इसमें इंडियन स्टेट ने एक साल में जो रियल तैयारी करनी थी कि वैक्सीन के प्रोसेस में आप पूरी तरह से तैयार होते, प्रोडक्शन कैसे होगा, सप्लाई कैसे होगी, लॉजिस्टिक्स चेन कैसे होगा। कोविन तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर भर है, उसके पीछे आप सुर्खियां बटोरते हुए देख रहे थे लोगों को। लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं, आईसीयू बेड का इंतजाम नहीं, और इतनी बड़ी दुर्दांत समस्या में इस वक्त हम लोग फंसे हुए हैं जिसके बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में जब आलोचना हो रही है तो फिर से सुर्खियों के मैनेजमेंट के नाते अब अचानक इंपोर्ट की परमिशन मिल रही है, अब अचानक ड्यूटी कम करने की बातें हो रही हैं, अब प्राइसिंग ऑर्डर एक नया लाया जा रहा है कि जिसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से वैक्सीन खरीद ले, केंद्र सरकार अपने एक रेट पर खरीदेगी। अब वो सारी अकल, सारा ज्ञान इस इंडियन स्टेट को आ गया है जो महीनों से लोग कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे, सुझाव दे रहे थे, तब सुनवाई नहीं हुई। और पिछले महीने भर में जो तबाही हुई है वो तो गजब की है और इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कोरोना से जीत का ऐलान कर दिया गया था तो उसके बाद लाइफ बैक टू नॉर्मल थी, चुनाव चलेंगे, रैलियां चलेंगी, दूसरे आयोजन होंगे। ऐसे में जब म्यूटेट होने की बात आई वायरस की, तब भी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमको फेल किया और इस कहानी को इनिशियली अंडर प्ले किया। अब कहते हैं कि हाँ, ये डबल म्यूटेंट वायरस है, 2-3 तरह का वायरस है, यूके वाला भी है, अमरावती वाले को भी अंडर प्ले किया गया था। इसकी जो रफ्तार है संक्रमण की, ये बड़ी भयंकर है और इस बारे में भी पब्लिक को एजुकेट नहीं किया गया, जिसके कारण जब हम सामान्य जिंदगियों में लौट रहे थे तो ये कोरोना और तेजी से फैला है। इस बार बड़े औद्योगिक इलाकों में फैला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने वाले इलाकों में फैला है और मौतें जिस तरह से हो रही हैं ये तो कोई थ्रिलर
कोई कल्पनाशील उपन्यास भी इस सच्चाई को कैप्चर नहीं कर सकता जो मंजर हम अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं। चलिए, पहली बार आपको नहीं पता था कि कोरोना कैसे बिहेव करेगा और इसकी व्यवस्थाएं कैसे की जाएं। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया जिसमें केंद्र सरकार के पास सारे पावर थे और राज्य सरकारों के रंग को देख करके किस पार्टी की है उसके मुताबिक आपने उनके साथ डील करने की कोशिश की और भेदभाव के आरोप लगे, तरफदारी के आरोप लगे, सप्लाई चेन को रोकने के आरोप लगे। और दूसरी तरफ आपने देखा इस इंडियन स्टेट की अक्षम व्यवस्थाओं के कारण कि पॉलिटिकल पार्टी का नेता रेमडेसिविर का स्टॉक लेकर के पार्टी के दफ्तर से बांट रहा है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो जाए उसके बारे में रातों रात केंद्र सरकार के मंत्री से प्राइवेट लेवल पर परमिशन लेकर के आ जाता है और यह बात वो खुद बताता है। ऐसी चरमराई हुई इंडियन स्टेट कैपेसिटी में, राज व्यवस्था में हम जी रहे हैं और ये जो जर्जर व्यवस्था है इसके अंगों को अगर हमने नहीं समझा और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा करके चर्चाओं को नहीं बढ़ाया तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज डोमिनेट करती है हिंदुस्तान में, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है चुनाव और चुनाव के अलावा नेता को कुछ नहीं दिखता। इस इंडियन स्टेट को जब लगा कि वो इस हेल्थ क्राइसिस से निपट नहीं पाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कदम था कि लॉकडाउन लगा देंगे, पाबंदियां लगा देंगे, बैन लगा देंगे, मास्क नहीं पहनोगे तो जुर्माना कर देंगे। एक को जुर्माना लगेगा लेकिन आप खास आदमी हैं तो आपको जुर्माना नहीं लगेगा। ये इंडियन स्टेट का व्यवहार है जो बरतानवी व्यवस्था क्रिएट करके गए थे। इसको जनमुखी बनाने के लिए न कोई काम हुआ है, न आगे होने के दिखते हैं कोई आसार, क्योंकि अगर इस इमरजेंसी में आप इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं तब आप कब फिक्स करेंगे। एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं। हल्दी में मिलावट के एक इल्जाम में प्रेमचंद जी को सोनीपत में 38 साल पहले पकड़ा गया और अब जो नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं उनकी बेंच ने पिछले जुलाई 31 तारीख को पिछले साल उनको दोषमुक्त करार दिया। 38 साल के बाद हल्दी का एक मामला, मिलावट का एक मामला जिसमें सैंपल आपने गलत तरीके से टेस्ट किया और वो आदमी भी लड़ाकू था, लड़ करके बरी होकर के इस कोर्ट से गया। पुरानी बात है ना, नई बात बताता हूं। N95 मास्क पर ज्यादा दाम लेने के इल्जाम में हिमाचल में कांगड़ा में पिछले साल एक एफआईआर दर्ज की गई। अब आप कल्पना करिए कि इस एफआईआर के पीछे कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी तारीख पर तारीख पड़ेगी। और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि आप ये जो लॉकडाउन है इसको लगा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है 5 शहरों के बारे में कि नहीं, आप लॉकडाउन को स्टे कीजिए, हम अभी इस पर विचार करेंगे। आप सोचिए कि अगर अदालतों का व्यवहार ऐसा है, रिस्पॉन्स ऐसा है, कहाँ इंटरवीन करना नहीं करना ये क्लैरिटी नहीं है। इंडियन स्टेट की हालत क्या है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए जहां की अब युवा आबादी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही है। जब पहली लहर आई कोरोना की तब आइडिया नहीं था और लाखों करोड़ों लोगों का हम लोगों ने माइग्रेशन देखा और उसकी ह्यूमन ट्रेजेडी देखी। दोबारा लॉकडाउन के समय फिर वही मंजर हमारे सामने चल रहा है। इनके सोशल सिक्योरिटी के कोई इंतजाम कानून के तौर पर, एक गारंटी के तौर पर, एक कल्याण के तौर पर अभी तक नहीं किए गए। ये वो इलाके हैं जहां से राज व्यवस्था, इंडियन स्टेट गैर हाजिर है, एब्सेंट है। उसको लगता नहीं कि उसकी कोई जिम्मेदारी है, उसको लगता नहीं कि हेल्थ के इंस्पेक्टर बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है, उसको लगता नहीं कि बीएमसी को और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस वक्त फंडिंग की जरूरत है तो हाथ खोल करके पैसे देने की जरूरत है। कर्ज लेना है तो इसके लिए लें। राष्ट्रीय सुरक्षा का इससे बड़ा विषय क्या हो सकता है कि करोड़ों करोड़ की आबादी इस वक्त अपनी सेहत और जिंदगी को लेकर के खतरनाक स्थिति में है। हम अगर डिफेंस के लिए परचेज कर सकते हैं बहुत सारा पैसा डाल करके, तो हेल्थ केयर को बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार बार इस बात पर एम्फेसिस दे रहे हैं कि इंडियन स्टेट की खत्म, ध्वस्त, जर्जर कैपेबिलिटी ये एक दूसरा दुर्दांत खलनायक है जिसके साथ हम इस वक्त लड़ रहे हैं कोविड के खतरनाक वायरस के अलावा। आप लोग अपने अपने इलाकों में ढूंढिए, 100 बेड, 200 बेड, 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल बनाने की बातें हुई थी, हर जिले में हुई थी, नीति आयोग का प्रस्ताव था। इस पर बात कहां पहुंची और वो अस्पताल आपके सामने कहां नजर आ रहे हैं। आप इस बात से अंदाज लगाइए कि इंडियन स्टेट कितना क्रूर और बर्बर होता है, जबकि अस्पताल में बैठा हुआ डॉक्टर ये तय न कर पाए कि किस मरीज को वो गंभीर माने और पहले बिस्तर दे। ये फैसला जिला मुख्यालय में बैठे हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर को करने के लिए कहा गया है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। तो जहां पर इंडियन स्टेट पॉलिटिकल आधार पर चलेगा, प्रशासनिक रिस्पांस देगा, ऐसे में इस हेल्थ ट्रेजेडी को आप मैनेज कैसे करेंगे जहां साइंस और उसकी प्रायोरिटी
कौन सी जिंदगी को किस वक्त कैसे ट्रीट करना है ये तय न कर पाए। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन स्टेट का ये जो वायरस है ये भी उतना ही खतरनाक वायरस है, जिसके बारे में अब हम सबको सजग होने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि इन व्यवस्थाओं को जनमुखी कैसे बनाया जाए। अभी चूंकि बात हम लोग हेल्थ क्राइसिस की कर रहे हैं, इसलिए लेबर लॉ, खेती से जुड़े हुए कानून, अदालतों में खाली पड़ी हुई जजों की कुर्सियां, उनका अपॉइंटमेंट न हो पाना, केंद्र राज्य के संबंध, इकोनॉमिक गवर्नेंस का पूरा वो पीस जहां पर कि हम दुनिया में जो एक मुकाबिल तरीके के नए रेगुलेशन होने चाहिए उसकी कमी, इन डिटेल्स में तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हेल्थ क्राइसिस की है और इसको एक नेशनल इमरजेंसी के तरीके से इस इंडियन स्टेट को जैसे डील करना चाहिए था वो डील करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दबाव में कुछ टुकड़े टुकड़े में काम करता हुआ नजर आ रहा है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसमें ईमानदारी से तेजी लाए, गलतियां माने, अपने मिस स्टेप्स को करेक्ट करे, क्योंकि एक दिन की बर्बादी कई लाख जिंदगियों को खतरे में डाल रही है।